नमस्कार, बीएमकेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 अप्रैल को इसका मतदान होना है और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गवर्निंग काउंसिल की तेज तर्रार अधिवक्ता सहर नकवी जी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्याएं अभी वो देखती हैं बार में, और अगर वो चुनी जाती हैं तो क्या महिलाओं के हित में और अधिवक्ताओं के हित में वो क्या काम करेंगी। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैम, आपका हाई कोर्ट में इतना नाम है, तो आप गवर्निंग काउंसिल के लिए कैंडिडेट कैसे? देखिए, गवर्निंग काउंसिल भी एक पोस्ट है हाई कोर्ट जी। की, हमारी बार की सम्मानित पोस्ट है। जी। और इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं सबकी बराबर वैल्यू होती है। और हमारे अध्यक्ष पोस्ट के और सेक्रेटरी पोस्ट के जो भी एडवोकेट्स होते हैं वो सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनकी एक पोस्ट का सम्मान होता है। हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे सीनियर ही उस पोस्ट पे रहें, सीनियर पोस्ट है, हम लोग गवर्निंग काउंसिल के लिए हैं, हमारा सम्मान बेहतर होता है, बराबर होता है, तो इसलिए हमने गवर्निंग काउंसिल के लिए सेलेक्ट किया पोस्ट। मैम, आप बीजेपी पार्टी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और आप भाजपा की नेता भी हैं। तो आप ये बताएँ कि ये इस पार्टी ने जो है वो अधिवक्ताओं के हित में किस तरह से काम किया है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने उसको अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए काफ़ी फंडिंग की है, फंड इकट्ठा किया है, जो आपने देख रहे होंगे, आप चैम्बर्स बन रहे हैं एडवोकेट्स के लिए हमारे। वो बीजेपी ने, माननीय योगी जी आए थे एक प्रोग्राम में, उन्होंने खुद कहा था कि हम अधिवक्ताओं को जो पुल के नीचे बैठते हैं व्यवस्था बहुत खराब है। ये एक अधिवक्ताओं का अपमान है कि वो पुल के नीचे बैठते हैं। हाईकोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं, सम्मानित एडवोकेट हैं, सारे एडवोकेट ब्रिज के नीचे वो देख के जब से गए हैं, तो उन्होंने खुद कहा था इस बात को, इस मुद्दे को जाके शासन में कहा, मीटिंग्स बुला के उन्होंने फंड रिलीज किया है और हमारे अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स बन रहे हैं। मैम, आप तमाम तरह की जनहित याचिका डालती रहती हैं समाज के लिए। आप ये बताएँ कि अभी तक एक अस्पताल क्यों नहीं? हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है इस टाइम, जी। सरकारी हॉस्पिटल, उसके तमाम डॉक्टर्स हमारे हाईकोर्ट में बैठते हैं। पीछे हॉस्पिटल है, देखिए 3B गेट से आप जाइए अंदर, तो उसमें जितना भी हॉस्पिटल्स में होम्योपैथिक का भी इलाज मिलता है अधिवक्ताओं को प्रॉपर। और जो अंग्रेजी दवाएं हैं ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलती हैं। डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स इतने ज़्यादा है वहाँ पर कि कोई प्रॉब्लम अधिवक्ताओं को होती नहीं है। हाँ, बहुत बेस्ट हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है। हम लोग अगर बार में आते हैं तो हम इसकी भी मांग करते हैं, मांग करेंगे आगे। मैम, महिलाएं अधिकतर कम प्रैक्टिस करती दिखती हैं या फिर वकालत में अपना करियर कम बनाती हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी ना किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है। जी। सावित्रीबाई फुले जी एक महिलाओं के लिए आइडियल बनी, जी। और इस तरह से कई महिलाएं हैं जो हमारे लिए, झांसी की रानी है वो आइडियल बन गई। तो हर इंसान जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको देख से इंस्पायरेशन लेता है, एक्सपायर होता है, तो तब उसे लगता है कि नहीं, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। और समाज हमारा शुरू से ऐसा नहीं था कि महिला प्रधान देश हो, पुरुष प्रधान देश रहा है हमेशा। तो अब महिलाएं जब देखती हैं कि हमारी जैसी बहनें हैं, आपके जैसे बहनें, आप मीडिया फेस कर रहे हो, मुझे खुशी हो रही है आपको देख के कि मेरी एक बहन मेरे साथ बैठी मीडिया फेस कर रही है, मैं एडवोकेट हूँ हाईकोर्ट में। तो इस तरह से जब एक दूसरे को देखकर उनके माँ बाप को भी लगता है कि नहीं, मेरी बच्ची भी योग्य है, मेरी बच्ची भी काबिल है, इसको भी आगे आना चाहिए। अच्छा मैम, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, महिला अधिवक्ता में शायद ही कोई और जो रिकॉग्नाइज्ड वरिष्ठ महिला अधिवक्ता होती है, तो इस पे आप क्या कहेंगी, क्यों नहीं है अभी तक, या फिर है, हमें जानकारी नहीं है? नहीं, सीनियर एडवोकेट तो नहीं है। अच्छा। ये सच है कि ये जुडिशरी में थोड़ा सा इस सिस्टम में है, प्रॉब्लम है। मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊंगी, मैंने पिछली बार भी चुनाव में कहा था कि मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊंगी कि सीनियर एडवोकेट की पोस्ट महिलाओं के लिए होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं में ऐसा नहीं कि काबिलियत नहीं है, या ऐसा नहीं है कि महिलाओं में जो ऑर्डर्स होते हैं वो कुछ रूल्स होते हैं कि AFR ऑर्डर होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होता है सीनियर एडवोकेट के लिए तय होता है कि 5 AFR ऑर्डर होना चाहिए, 3 AFR ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये फिल करती हैं क्राइटेरिया महिलाएं तो इनको भी मौका मिलना चाहिए, मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊंगी। मैम, अधिवक्ता निधि का पैसा जो है वो खाते में बहुत देरी से आता है, इसकी क्या वजह आप मानती हैं? देखिए, ये तो बार और बेंच में जो लीडरशिप है, हमारे सुपरविजन जो करते हैं लोग, उन पे डिपेंड करता है कि वो अधिवक्ता निधि को कैसे रिलीज करते हैं, किस तरह से रिलीज करते हैं। अभी कार्यकारिणी जो पिछली हुई थी उसने कुछ तो सिस्टम सुधारा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सिस्टम सुधर पाएगा। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं इसके लिए मांग करूंगी, पत्र लिखूंगी कि जो निधि है वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए। सीनियर जो बुजुर्ग एडवोकेट होते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। मैम, आपातकाल की स्थिति में 5 लाख का जो फंड ये निर्धारित करा गया है, आपको नहीं लगता कि ये फंड जो है वो बढ़ाना चाहिए? हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि 5 लाख रुपीज आज के टाइम में कुछ मायने नहीं रखते बहुत ज्यादा, और 5 लाख से बढ़ा के इसको 20 लाख कर देना चाहिए। 20 लाख रुपीज एक बुजुर्ग एडवोकेट के लिए, या जो गुजर गया, कहने में भी खराब लगता है कि अब दुनिया में नहीं है जो, उसके लिए 5 लाख रुपए किसी की जिंदगी के लिए मायने नहीं रखते, उसके फैमिली के लिए मायने नहीं रखते।
अगर 20 लाख रुपए या इससे अबव होता है कोई चीज, तो वो कुछ तो काम आएगा इंसान के। बार और बेंच में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है? और एक चीज, आप लिस्टिंग की समस्या को कितनी बड़ी समस्या देखती हैं? ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी। लिस्टिंग की प्रॉब्लम तो हम लोग खुद फेस करते हैं, जी। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है लिस्टिंग वाली। और अब सीजे साहब ने हमारे आश्वासन दिया है, एडवोकेट्स को कहा भी है कि हम व्यवस्था सही कर रहे हैं और कुछ ठीक करी भी है उन्होंने। मुझे लगता है आगे चल के समस्या नहीं रहेगी। मैम, आप एक अधिवक्ता हैं और जो लोग आते हैं, लोग जो जिनका केस चलता है, बहुत टाइम तक उनको न्याय के लिए भटकना पड़ता है। इस पे आप किसकी ढील मानती हैं? जी, क्या वजह मानती गुड हैं? क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। आपने मेरे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो समाज हित में है, जनहित जी। में है। जी। मैं इस पर कहना चाहती हूँ, थोड़ा लंबा पॉइंट बताऊंगी मैं अपना जी, कि मेरा बिल्कुल। व्यूज क्या है इस पर। मैं देखिए, न्याय एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि न्याय सिर्फ अमीरों के लिए बन चुका है, गरीबों के लिए न्याय नहीं है। लोगों के पैरों की चप्पलें खत्म हो जाती हैं घिसते घिसते घिसते, न्याय की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कचहरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इतनी लचर व्यवस्था है। और गरीबी की वजह से लोग अच्छे वकील कहते हैं हमें अच्छा काउंसिल नहीं मिला। काउंसिल अच्छा और बुरा नहीं होता है, लेकिन पब्लिक सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि उधर से 10 अधिवक्ता खड़े होगा, जिसके पास पैसा है 20 खड़े कर दिए, उनको आराम से न्याय मिल जाता है। लेकिन गरीबों को लगता है कि ना मेरे पास वकील करने के पैसे हैं, चलिए किसी तरह जैसे तैसे करके, अगर कचहरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे उसने लड़ लिया केस, तो हाई कोर्ट जाने के पैसे नहीं, चलिए कहीं से उसने अरेंज करके अपना घर बार बेच के, खेत बारी बेच के, जेवर वगैरह बेच के, अगर औरतें, मैंने तो एक मंगलसूत्र भी एक लेडी का बिकते हुए देखा है पैरवी के लिए केस की। सोचिए, ये इतना ज्यादा सिस्टम खराब है। मुझे तो बिल्कुल अजीब सा लगता है कि क्या न्याय ऐसा है कि जो भीख मांगने में भी नहीं मिलता। न्याय तो भीख मांगने से नहीं मिलता, न्याय इतना टफ हो चुका है गरीबों के लिए। तो मैं इस पे आवाज उठा चुकी हूँ कई बार, और इसके लिए मैं हमेशा आवाज उठाती रहूंगी। मैंने जेलों के बाहर देखा है, देखिए जो कैदी जेलों के बाहर हैं, फटा झोला जो लेकर औरतें आती हैं, जिनके झोले में छेद भी होते हैं, फटे होते हैं, चप्पलें नहीं होती पैरों में, उनके लोग बंद हैं, वो पैरवी क्या करेंगे? वो केस की कैसे वकीलों को फीस देंगे? उनके लिए कोई सही सिस्टम नहीं है। हाँ, कहते हैं हमने एमिकस क्यूरी नियुक्त करने की फैसिलिटी है कानून में। एमिकस क्यूरी को 10,000 रुपीज मिलते हैं। वो कितनी पैरवी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? और फिर गवर्नमेंट एडवोकेट, इंसान खुद से जब एडवोकेट करता है तो सेटिस्फाई होता है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हमारे देश की गरीब जनता ज्यादा इम्प्लीकेट है फर्जी केसेस में। मैं एक बात और कहूंगी कि पुलिस ने इतने ज्यादा फर्जी केसेस लॉन्च कर दिए हैं, इतने ज्यादा कि लोग 5 साल सफर करके, 10 साल सफर करके अगर निर्दोष साबित होते हैं, तो उसके पीछे जो परिवार मरा, जो उसने जेल में अपनी जिंदगी गुजारी मर के, घुट घुट के, उसका मुआवजा कौन देगा? ये कोई मुआवजा नहीं होता कि आपने किसी के 10 साल बर्बाद कर दिए, 10 साल बाद बोला भाई ये तो बाइज्जत बरी हो गया, निर्दोष है। ये व्यवस्था ट्रायल कोर्ट को देखनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट के जजेस भाई जेल या बेल, ये प्रावधान पे चलते हैं। तो सबसे खराब तो यही है कि जेल या बेल, आप दोषी हो या नहीं हो, पहले जेल काटिए। ये सिस्टम को बदलना चाहिए। मैं कहती हूँ कानून है, चलिए ठीक है, लेकिन जेल या बेल, इस सिस्टम को तो बदलना चाहिए ना। निर्दोष आया, आपने पहले संज्ञान लिया, संज्ञान लेके चार्जशीट पर ट्रायल चला दिया, आपने जेल भेज दिया उसे। अब वो भीख मांग रहा है बेल लेने के लिए, जमानत लेने के लिए, जमानत नहीं मिलती। सबसे ज्यादा मुझे शिकायत इसी बात की है, मैं इसी चीज का विरोध करूंगी, जमानत क्यों नहीं दी जाती लोगों को? चलिए दोष सिद्ध हो गया कोई मुलजिम, उसे जेल में रखिए आप, लेकिन अंडर ट्रायल मुलजिम को छोटे छोटे केसेस में, जिसमें एविडेंस की जरूरत होती है, एविडेंस आने होते हैं, उसमें भी जेल में लोग इम्प्लीकेट हैं। क्यों, ऐसा क्यों? मैं इसी के लिए मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है इस व्यवस्था पर। और आगे मैं हमेशा आवाज उठाती रहूंगी। मेरे पास जो है, जैसे है, मैं सक्षम हूँ, उसी हिसाब से मैं आवाज उठाऊंगी। अच्छा मैम, बार के चुनाव के साथ साथ लोकसभा का भी चुनाव चल रहा है, आप क्या सीन देखती हैं और क्या आपकी पार्टी की सरकार बन पाएगी या नहीं? देखिए, अब की बार 400 पार, ये ये हमारी सरकार का नारा भी है। और मुझे लगता है जिस तरह से पब्लिक का जोश और जुनून दिख रहा है, और हमारे उत्तर प्रदेश में तो खास करके योगी जी के लिए, कि इनके सुपरविजन में जो हमारा उत्तर प्रदेश साफ सुथरा हुआ है, स्वच्छ प्रदेश हो गया है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि यूपी में तो बहुत अच्छा ग्राफ है हमारी पार्टी का। सभी सीटें भाजपा जीतने वाली है और पूरे देश में 400 पार जाएगी सीटें, और लोकसभा के चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। बार बार हाई कोर्ट में तीसरे बेंच की स्थापना की बात चल रही है, इस बात में कितना दम है? देखिए, ये तो मैं कहूंगी कि तीसरी बेंच की स्थापना अगर होती है तो एक सिस्टम होता है, एक प्रदेश एक हाई कोर्ट, ये सिस्टम, ये व्यवस्था थोड़ा सा ध्वस्त होगी, इसलिए मैं इसका सपोर्ट में नहीं हूँ। कई सारे अधिवक्ता होते हैं जो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम करते हैं, आपको नहीं लगता कि ये वकालत के पेशे को बदनाम किया जा रहा है? ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तो आपने कही है कि थोड़ा सा प्रोफेशनल एथिक्स के जो बदनाम करने वाला है, ये फर्जी एडवोकेट्स जो आ गए हैं, उसकी उनकी वजह से हो रहा है। जो लीगल एडवोकेट हैं, जो रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है। कुछ देखिए,
जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, गले में बैंड नहीं है, और वो आकर एडवोकेट अपने आप को बता रहे हैं, वो एक दलाली मेंटेन कर रहा है, सिर्फ दलाली। तो उसकी वजह से प्रोफेशन बहुत बदनाम हो रहा है। फर्जी ज़मीनें, फर्जी चीज़ें और थानों पे दबाव बनाना, इन चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन किया क्या जाए कि इस सिस्टम को हम कैसे आगे बस आवाज़ रख सकते हैं, बात रख सकते हैं और फर्जी अधिवक्ताओं को बाहर करने की बात कह सकते हैं, ये हम करेंगे। अच्छा, एक चीज और जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, 5 केस फाइल करने वाला अधिवक्ता ही मतदाता बन सकता है। यस। तो आपको नहीं लगता कि ये मूलभूत अधिकारों का जो है हनन करना हुआ? आखिर हर अधिवक्ता को वोटिंग राइट होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको वोटिंग राइट है। जी। देखिए, ये प्रॉब्लम तो इसलिए बार ने विचार करके रखी, सोच समझ के रखी गई है जी। और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। जी। क्योंकि लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कचेरी में रजिस्ट्रेशन करा के एडवोकेट कहते हैं कि मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ। जी। तो ये प्रॉब्लम आती थी और बहुत सारे पब्लिक भी धोखा खाए थे कि हाँ भाई, वकील साहब तो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, और इसीलिए कहा कि जो यहाँ 5 फाइलिंग करेगा, यहाँ केसेस लड़ेगा, आर्ग्यूट करेगा, उस हिसाब से उसको वोटर लिस्ट में रखा जाएगा। तो ये बार की अपनी व्यवस्था है, सर्वसम्मति का फैसला है, और जो सर्वसम्मति से लिए गए फैसले होते हैं बेटर होते हैं। अच्छा, सहर नकवी जी के क्या मुद्दे रहेंगे अगर वो चुनी जाती हैं तो, और स्पेशली बार और अधिवक्ताओं के हित में? देखिए, मैं सहर नकवी एक स्पेशल, उनका मुद्दा मेरा क्या है, मेरा मुद्दा मतलब जनहित का मुद्दा है, मेरा मुद्दा पब्लिक का मुद्दा है। सहर नकवी एक पब्लिक का वो फेस है जो किसी की बात रखने के लिए रेडी रहती हैं। जी। और मेरा सबसे ज्यादा मेरी कोशिश भी ये रहती है कि मैं जनता को न्याय दिलाऊं, पब्लिक को न्याय दिलाऊं। देखिए, बड़े लोग तो किसी ना किसी तरह न्याय मांग लेते हैं अपने लिए, लेकिन जो गरीब हैं इनके लिए कोई बोलने वाला भी नहीं है। लोग ऐसे इस नजर से देखते हैं कि चलो हटो गरीब है, ऐसे साइड कर देते हैं लोगों को। तो इस तरह इग्नोर करना किसी को अच्छी बात नहीं है। इंसान है वो भी हमारी तरह, उनके पास कम है या ज्यादा है, हम उनकी मदद करेंगे, हम इस मुद्दे को आगे उठाएंगे। दूसरा, फीमेल एडवोकेट के लिए जो भी फैसिलिटी होती है कि सीनियर एडवोकेट में वकीलों का जो हमारी लेडीज हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, इन चीज़ों को उठाएंगे। दूसरा, साफ सफाई, सारी चीज़ें, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वकीलों के आसपास जो कोर्ट्स में है वो बहुत ज़्यादा साफ सफाई भी नहीं हो रही थी, इस बार बहुत परेशानी हो रही है अधिवक्ताओं को। और बाकी अधिवक्ता हित के लिए जो राशि की आपने बात करी है, तो मुझे सबसे मेन पॉइंट आपका यही लगा। फिर मुझे भी लग रहा था कि 5 लाख का मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि अगर मैं बारे में आती हूँ तो इसको मैं 20 से 25 लाख करने की मांग रखूंगी खुद। सहर नकवी अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करूंगी कि काइंडली वोट एंड सपोर्ट। गवर्निंग काउंसिल कैंडिडेट हूँ, सीरियल नंबर 57 है, मुझे वोट करें, यही है। हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ सहर नकवी जी थी जो गवर्निंग काउंसिल कैंडिडेट थी। उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि अगर वो चुनी जाती हैं, गवर्निंग काउंसिल अगर वो चुनी जाती हैं तो वो किन मुद्दों पे काम करेंगी। उन्होंने बताया कि वो एक पब्लिक फिगर है, जो पब्लिक की जो डिमांड होगी, जो अधिवक्ताओं की जो ज़रूरत होगी, उसे वो मद्देनज़र रखते हुए, उसे वो देखते हुए काम करेंगी। और एक सबसे बड़ी जो बात है कि जो अधिवक्ता निधि का जो फंड जो पास कराया गया है 5 लाख रुपए, उसको वो बढ़ाने के लिए काम करेंगी। और बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने बुजुर्गों के लिए भी बात की, उस पर भी वो काम करेंगी। तो ऐसी वीडियो साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा।